24 न्यूज़ में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। यूं तो दो ही आजकल लगता है बुखार बल्कि डेंगू इस वतन अजीज़ और उससे ज़्यादा मीडिया पर चढ़े हुए हैं। एक तो पनामा और दूसरा हमारे यहाँ अरबी डेंगू। वो देखिए, वो पनामा लीक में भी कतरी शहजादे आ गए और फिर कतरी शहजादों के साथ वो जो कतरी जो आजकल शिकार विकार के लिए आए हुए हैं, सखर और रहीम यार खां, और वो फिर मैं पढ़ रहा था कि सऊदी भी जो है वो भी अपने शिकार और बाज और तिलोर और पता नहीं काय के शिकार के लिए आए हुए हैं। आज उनकी भी खबरें आ रही, पता नहीं इस नवंबर दिसंबर में। अभी अपने इन मोहतरम मेहमानों से पूछूंगा, क्या आप लोग भी कोई शगल शगफ करते हैं इन इलाकों में जाने का, या खाली इन्हीं मुल्कों के लोग ख़ास तौर पर यहाँ आते हैं? और फिर इसी हवाले से सऊदी अरब ख़बरों में आ गया है कि हमारे साबिक अभी थोड़ी दिन हुए साबिक रिटायर्ड जनरल राहील शरीफ के बारे में, वैसे तो कुछ कंफर्म नहीं हो रहा, कह नहीं रहे, लेकिन तरदीद भी नहीं आ रही कि 34 मुल्कों की सरबराही उन्हें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अभी तक तो महंगी पड़ रही है कि जो भी तबसरानगार तजिया निगार इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं उन्होंने और कुछ किया हो ना हो वसीतर कौमी मफाद में या हमारे नेशनल इंटरेस्ट में, लेकिन एक मुतनाज़ा बना दिया है। और आप ख़ुद सोचें कि एक इतने माशाल्लाह उन्होंने ज़रब ग़ज़ब के ज़रिए राहील शरीफ साहब की जो खिदमात हैं, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उस पस मंज़र में अगर देखें और फिर पता नहीं ये किस तरीके से हमारी हुकूमत ने इसको हैंडल किया कि आज मीडिया पर यही मौजू है कि क्या जनरल राहील साहब को कबूल करना चाहिए। और फिर आप देखें ना कि कोई और नहीं, चेयरमैन सेनेट, यानी चेयरमैन सेनेट का जो कायम मकाम सदर के ओहदे और दर्जे पर फायज हैं, उन्होंने भी कोई बैकडोर यानी चैनल के ज़रिए कोई ऐवान सदर या ऐवान वज़ीर आज़म से बिलवासा तौर पर GHQ पर जाने के बजाय बराह रास्त ये स्टेटमेंट दिया। और जब कुछ चेयरमैन सेनेट ये बयान दे कि जनरल राहील को इत्तेहादी फ़ौज की सरबराही के लिए किसने इजाज़त दी, वज़ीर दफ़ा जवाब दें। रिटायर्ड अफसर के रिटायरमेंट के बाद मुलाजमत के हवाले से कवायद व ज़वाबित क्या हैं, ये सब हो सकता है हमारे चेयरमैन सेनेट में, हमारे कराची के दोस्त ज़बानी के इल्म में हो, लेकिन इन्होंने इतने दो टोक वादे अल्फाज में ये बात कहकर इस मसले को कौमी नहीं बल्कि इस रीजन या इंटरनेशनल बना दिया है। मैंने इसीलिए बड़े हसास मौजू है, बड़े मोहतरम मेहमानों को दावत दी है। हमारे मुहिद्दीन हैदर साहब हमारे वज़ीर दाखिला रहे, फिर सिंध के गवर्नर रहे और वेलेज बड़े मोहतरम मुकर्रम हैं। फिर इसी तरह जनरल एजाज अमान साहब, बड़ी गहरी नज़र है हमारी, बड़ी इनसे नियाज़मंदी का रिश्ता है। और इसी तरह तस्नीम नूरानी साहब भी माशाल्लाह वफाकी हुकूमत में बड़े बड़े ओहदों पर रहे। पता नहीं कैसे कुछ अरसे कुछ तहरीक वहरीक में भटक गए थे, अच्छा हुआ वापस आ गए हमारे नूरानी साहब। उन्हें बड़े नाजुक मामला थे। अब ये मेरे के लिए कहना मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल है मुइन हैदर साहब लगते भी हैं और कहते भी, कौन इन्हें कह सकता है सीनियर। तो अगर तस्नीम नूरानी साहब और एजाज ऐवान साहब मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने मोहतरम मुकर्रम मुहिद्दीन हैदर साहब से ये मालूम करूं कि ये फ़ैसला ऐसे तो नहीं हुआ होगा, इतना बड़ा फ़ैसला, और इसके क्या असरात और मुज़मरात होंगे। क्या कहते हैं मोहतरम मुहिद्दीन हैदर साहब, ये जो मसला हमने इस मसले को भी जो इतना कंट्रोवर्शियल यानी मुतनाज़ा बना दिया है, मुहिद्दीन हैदर साहब? जी, मेरे ख्याल से इसमें हुकूमत को चाहिए कि एक इसके ऊपर पॉलिसी स्टेटमेंट दे और तमाम सूरत हाल को कौम पर वाज़ेह करे कि क्या इस वक्त सूरत हाल है, क्या ये उन्होंने इसकी इजाज़त दे दी है और वहाँ पर क्या रोल होगा इनका। क्योंकि ये आसान काम नहीं है। 34 मुल्क नहीं बल्कि अब 39 मुल्क हो गए इस्लामी जिनकी कहते हैं अफवाज टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगी। लेकिन बात यह है कि इस किस्म के इत्तेहाद पहले भी यहाँ मौजूद रहे हैं। यहाँ पर आपको पता है कि नेटो है और वारसा पैक्ट रहा है, इनके रहे हैं, और इसके अलावा कोलेशन फोर्सेस जो हैं उन्हें इराक में मिल के कार्रवाई की और अफ़गानिस्तान में मिल के कार्रवाई की, जिसको यूनाइटेड नेशन ने भी एंडोर्स किया था। तो अब ये बात है कि ये जो नेटो है ये बहुत अरसे से एक मजबूत इत्तेहाद के तौर पर, इसमें तमाम अफवाज जो हैं उनकी इक्विपमेंट, उनके प्रोसीजर्स, उनके आपस में कोऑर्डिनेशन, वो तमाम जो है वो स्टैंडर्डाइज की हुई है। काफ़ी हद तक उनके जो वेपन्स इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो भी स्टैंडर्डाइज हैं। अब ये मुख्तलिफ मुल्कों की फ़ौजें होंगी,
अब तक सिचुएशन क्लियर नहीं है कि रोल क्या होगा इसका। क्या ये अपने मुल्कों में इस्तेमाल होंगी अपनी अपनी फौज, या कोई इस तरह की होगी कि दूसरे मुल्कों में जाकर भी ये हिस्सा लेंगी जो 39 मुल्क हैं। और इसमें जो है फिर आपको पता है कि जो पॉलिसी मैटर्स हैं और जिस तरीके से इनको मिशन मिला है, मिशन है, वो अब तक की बहुत सी बातें हैं जो सवाल जिनका जवाब जो है वो लोग उम्मीद करते हैं कि सामने आएगी। अब तक ना सऊदी अरब से कोई बहुत क्लियर कट पॉलिसी स्टेटमेंट आया है कि किस तरीके से ये फोर्स काम करेगी और जनरल राहील शरीफ का इसमें क्या रोल होगा। और पाकिस्तान हुकूमत ने इसके तमाम मुजरमात को सोचने के बाद इस पर क्या फैसला किया है, इसके बारे में कौम में एक उम्मीद करती है कि इस पर एक पॉलिसी स्टेटमेंट सामने आएगा। और रज़ा रब्बानी साहब ने सवाल उठाया और बुध तक का टाइम दिया, जो कल मेरे ख्याल से इसके ऊपर हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ पॉलिसी स्टेटमेंट आकर सिचुएशन क्लियर होगी। अब तक तो क्लियर नहीं है। जी ऐवान साहब, जनरल ऐवान साहब क्या फरमाएंगे? जैसे मैंने कहा ना कि ये मामूली नौयत का मसला नहीं है, और एक तो हमारे साबिक जनरल का मसला जिन्हें अभी 2 हफ्ते हुए इतनी कुर्बानी हो, फिर स्टेटमेंट आ जाए वो भी चेयरमैन सेनेट का, इस पाए के इदारों के हवाले से गुफ्तगू हो तो फिर तो उसको बाजारों में और गलियों में और सड़कों में और मीडिया में तो होगा ही ना। इस पर जनरल ऐवान साहब बात गुफ्तगू। जी मुजाहिद साहब, आपका कंसर्न या जो रज़ा रब्बानी साहब ने कहा, अभी हमारे मोहतरम जनरल मोहिउद्दीन साहब फरमा रहे हैं, ये बात इतनी आम नहीं है, बहुत अहम बात है। और जनरल भी वो जो पाकिस्तान आर्मी के कमांडर रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, उनकी बात हो रही है किसी असाइनमेंट को या रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने की। लेकिन मैं इसमें कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं उसकी वजाहत करता जाऊं। मेरी खुद बात हुई जनरल राहील शरीफ से कल। अच्छा, वो जब सऊदी अरेबिया से वापस आए हैं तो चूंकि ये अफवाहें थीं और एक साबका आर्मी चीफ के बारे में बहुत कुछ मीडिया में लिखा जा रहा था, सोशल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में कुछ कार्टून्स भी बने, तो मैंने उनसे राब्ता किया और वजाहत मांगी, उनसे पूछा कि वो क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो मैं चंद गुजारिशात कर सकता हूं। पहली बात यह है कि उन्होंने अभी तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने की अपनी रजामंदी जाहिर की है, कोई ये फॉर्मल एक्सेप्टेंस इसकी अभी तक नहीं हुई। अच्छा, उसके लिए जो उन पर कानूनी पाबंदियां हैं, पाकिस्तान आर्मी के कोई भी जनरल जब कोई ऐसा असाइनमेंट एक्सेप्ट करे मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर, तो उसमें पाकिस्तान आर्मी उनको एक परमिशन देती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी देती है विद इन द कंट्री। लेकिन जब मुल्क से बाहर हों तो यकीनन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक रोल है, जब तक उन्हें हुकूमत वक्त इजाजत नहीं देगी वो कोई जिम्मेदारी बाहर नहीं संभाल सकते। खुद उन्होंने कहा है कि मैं अवेयर हूं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का और लीगल इम्प्लीकेशंस का, लिहाजा मैं वजाहत तलब करने गया था। वजाहत मैंने चाही कि मेरे से क्या एक्सपेक्टेड है, ये क्या मिशन होगा। ये तो 4 लाइन की बात थी ना, ये तो जब आपने इतने वजाहत से आपके सामने कह दिया, तो कल जब चेयरमैन सेनेट ने खुले ऐवान में कहा, तो क्या आजकल तो कम्युनिकेशन का जमाना है, क्या कबाहत थी कि ख्वाजा आसिफ फोन उठाते? क्या इतना उन लोगों में दूरियां हैं कि और कहते कि जनाब मैं अभी स्टेटमेंट देता हूं 5 मिनट बाद? इसके लिए भी 2 दिन मांग लिए ताकि हम लोग 48 घंटे मजीद देहाती प्रोग्राम हमारा चलता रहे इस इशू पे। मेरे ख्याल में रज़ा रब्बानी साहब ने जिस फोरम पे वजाहत मांगी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और हुकूमत वक्त से वजाहत मांगी है और इसका दुरुस्त जवाब हुकूमत वक्त ही दे सकती है। तो लिहाजा जब उनको GHQ क्लियर करेगा और हुकूमत वक्त इजाजत देगी तो वो ये जिम्मेदारी उस वक्त कबूल करेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने इनकारी है या नहीं? अच्छा, मैं स्पेसिफिक ये मालूम कर लूं, इस बात के इकरारी हैं या इनकारी हैं? अगर हुकूमत इजाजत दे तो वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, हुकूमत ने अभी तक इजाजत नहीं दी है? अभी तक फॉर्मल परमिशन हुकूमत ने नहीं दिया। जब तक वो नहीं देते तो ना वो वहां जाएंगे ना जिम्मेदारी एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ तक आगे। नूरानी साहब, आप भी दाखिला से रहे हैं, अब अवान साहब ने तो खैर बड़ी मेरे लिए लोग तो ब्रेकिंग न्यूज में ही डालेंगे, खुद बराह रास्त हमारे अवान साहब की बात हुई और उन्होंने कहा हुकूमत इजाजत देगी तो येगी। तो ये पिछले 7 दिनों से शायद सुर्खियां आ रही हैं, 4 लाइनों की वजाहत आ जाना चाहिए थी ना। ये क्यों इस बात का मौका दिया जा रहा है कि इतने
एक ऐसी शख्सियत जिसने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, उस पर जैसे मैंने कहा ना कि हम देहाती और बाजारी जबान में हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस इशू को, और मामलात सऊदी अरब के भी हैं। एक और हवाले से मैं गुफ्तगू करूंगा, लेकिन पहले इसका नूरानी साहब, जो अवान साहब ने कहा या हैदर साहब ने कहा। देखिए, एक तो ये है कि ये जो रिएक्शन है ना, ये मैं समझता हूँ कि ऐसा ही रिएक्शन है कि जैसे किसी आशिक का रिएक्शन हो जब उसकी महबूबा किसी और के साथ नजर आए उसको। यानी लोग करते हैं जनरल रहील से, तो पहला रिएक्शन ये हुआ कि भाई किसी और फोर्स का कमांडर इन चीफ कैसे बन रहे हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरा बात ये है कि जाहिर है कि वो उन्होंने बहुत सारी पोस्टें रिफ्यूज की यहाँ पर, और अपने टेन्योर के मुताबिक वो चले गए, और बड़े मुतहर्रिक किस्म के आदमी हैं वो। कोई ऐसे उनका जो कॉन्डक्ट 3 साल का ऐसा नहीं रहा कि वो कोई गोल्फ खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हों। तो इस मैं समझता हूँ कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात, और ये बात COS जब थे तब हुकूमत की मौजूदगी में ये चल रही थी। यानी जो अखबारों में आया था कि ये ऑफर जो है उनको, तो जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से तब भी थी उनको। तो अब देखना ये है कि वही उन्होंने जैसे कहा जनरल साहब ने कि वो उन्होंने जाहिर है कि इजाज़त जो है वो देगी सरकार, तभी जाएंगे। और इसकी वजह यह है कि चूँकि इंटरनेशनल इसमें कॉनोटेशंस हैं, और इंटरनेशनल एक चीज़ है, और पाकिस्तान का एक जनरल जो है फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जाएगा, तो पाकिस्तान की उसमें कनेक्शन होगी। तो वो जब तक इजाज़त नहीं मिलेगी वो नहीं जाएंगे। मगर इसके अलावा मैंने 2-3 सवाल उनके भी सुने थे कि उसमें से सबसे अहम उन्होंने जो सवाल रेज किया था कि जो ये फोर्स होगी, ये अगर सिर्फ सुन्नी फोर्स होगी, या इसमें जो अहले तशी के जो ईरान है फॉर इंस्टेंस, जो मेन ब्लॉक है, जो सबसे ज़्यादा कंसर्न समझा जा रहा है कि ये क्या वो भी शामिल होगा कि नहीं होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आया वो उसको सख्त कंडीशन बनाएंगे, क्योंकि जब उन्होंने वजाहत के लिए गए थे तो आई एम श्योर कि उन्होंने अपनी भी जो कंडीशंस वो बताई होंगी। और मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो अपनी रेपुटेशन के लिए, क्योंकि जो 3 साल में उन्होंने प्यार कमाया है, और उसका अभी मुल्क को मैं समझता हूँ उनकी ज़रूरत है कि वो उस प्यार को एकदम खो ना दे इस किस्म की कोई ऐसी चीज़ पे जो लोग मिसअंडरस्टैंड कर लें। मुझे साहब जरा क्विक बता दें, वैसे तो मेरे बेग जाना कि हमारे अवान साहब तो कहते हैं कि खुद उनकी बातचीत हुई, और ये भी अहम बात है। बात के बाद उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इजाजत दी तो कबूल करूंगा। क्विक जरा सा जवाब देते, फिर मैं एक तफसील से फिर जरा सा और बात करूंगा। मुझे साहब ये अहम बात तो है ना, इसके मैंने उन्होंने कबूल अभी तक नहीं किया, यही समझा जाए ना जनरल हैदर? जी हाँ, बिल्कुल ये बात है कि ये जाहिर है कि ये बहुत एक मसला गंभीर और पेचीदा है, क्योंकि आप मुस्लिम दुनिया में देखें जहाँ जिस किस्म के मुल्कों में टेररिज्म हो रहा है, या जहाँ पे जंगें हो रही हैं, जिसमें लीबिया है, जिसमें सीरिया है, जिसमें इराक है, जिसमें यमन है, इसमें मामला बहुत उलझे हुए हैं, और इस्लामी दुनिया आपस में एक दूसरे के खिलाफ भी बाज़ दफ़ा आमने सामने नज़र आते हैं। तो ये एक बहुत सेंसिटिव और पेचीदा इशू है। तो बाकी तो ये जिस तरह के बोको हराम के मसला है नाइजीरिया में, अगर वो चाहेंगे इसमें हिस्सा लेना चाहेंगे नाइजीरिया वाले, तो किस तरीके से कार्रवाई होगी? क्या उनकी फौजी कार्रवाई करेगी, या उसमें कोई ये फोर्स इकट्ठी करके बाकी मुल्कों की तरह इसाफ की तरह या कोलिशन फोर्स की तरह कार्रवाई होगी? तमाम बातें बहुत सी जो हैं ये वजाहत तलब हैं, और अभी तक सिचुएशन कोई क्लियर नहीं है कि इनका रोल क्या होगा और किस तरीके से करेंगे। लेकिन मसला जो है बहुत पेचीदा है, और इसके अंदर बहुत फूक के कदम रखने की जरूरत है, और पेचीदा और गंभीर भी है। लेकिन इससे भी ज्यादा मैं जो ब्रेक के बाद आपकी तफसीर करूंगा कि पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, कि बहरहाल कोई मेरे ख्याल 8-10 दिन पहले इस्लामाबाद में एक अहम जो है हमारे नेशनल सिक्योरिटी के सरबराह ने जो ब्रीफिंग दी, उन्होंने बहुत वजाहत से, यानी जो बज़ाहिर ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग थी, लेकिन 25-30 सहाफ़ियों के सामने दी थी, और उन्होंने कहा था कि इस हवाले से हमारा पड़ोसी ईरान बहुत हसास है, खास तौर पर अगर हम देखें राहील शरीफ साहब को, कि अगर वो वाकई कबूल कर लेते हैं इन 34 या 39 मुल्कों की सरबराह। इस पर मैं गुफ्तगू जरूर करूंगा ब्रेक के बाद ज़्यादा तफसील से, कि पड़ोसी मुल्क इस पर क्या रद्दमल का इज़हार करते हैं अगर वो इसको कबूल करते हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
24 न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। मोहतरम जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, मैंने जैसे कहा साबिक वज़ीर दाखिला रहे, हमारे गवर्नर सिंध रहे, इसी तरह जनरल एजाज अहमद साहब, और उनका कहना है कि उनकी तो खुद बराह रास्त मुलाकात हुई, और तस्नीम दुरानी साहब वज़ीर दाखिला भी रहे। बट निकाह नहीं एक और, अगर मैं आप मोहतरम में पहले मैं अहमद साहब आप ही से अगर ये कहूँ कि पिछले हफ्ते मैं इस्लामाबाद में था या 10 दिन पहले, और एक बहुत अहम सिक्योरिटी के जो सरबराह हैं उन्होंने जो ब्रीफिंग दी, कहा तो ऑफ द रिकॉर्ड, हम लोग पुरानी रवायत के लोग हैं, ऑफ द रिकॉर्ड ही कहेंगे, मैं के नाम भी नहीं बताऊंगा, लेकिन 30, 35, 40 सीनियर जर्नलिस्टों को सामने अगर कोई बात कही जाए तो ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होती। और उन्होंने एक बहुत वजाहत से टेररिज्म के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जो हमें ब्रीफिंग दी, उसमें ईरानी जो नुक्ते नज़र की बड़ी वजाहत करते हुए ये कहा कि जनाब वो कतई तौर पर ये नहीं चाहते कि हम उस तरफ जाएं, यानी हमारा मुंह उस तरफ हो, यानी मतलब कहने का मतलब सऊदी अरबी था, और उस वक्त तक ये खबर नहीं आई थी। 2 दिन बाद अगर उसके बाद ये खबर आए तो हम उसको फिर किस तरह लें? आप माशाल्लाह लोग जिस सतह पर सोचते हैं, जिस सतह पर कांटेक्ट रखते हैं, तो मुझे तो हैरत हुई है कि इतनी वो जो हम कहते हैं कि सिविलियन मिलिट्री ताल्लुकात में वो बज़ाहिर तो वो कह रहे थे कि नहीं जी बड़ी हम आहंगी है। मुझे तो लगा जो नेशनल सिक्योरिटी के सरबराह के इस बयान से कि वो किसकी तर्जुमानी कर रहे थे, किसके कहने पर ये बयान दे रहे थे बहुत अहम जगह पर। जनरल अहमान बेलवी साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं पहले तो एक बात की वजाहत कर दूं, एंड आई थिंक यू कैन अप्रिशिएट कि आई एम अ रिटायर्ड पर्सन, मैं किसी प्लानिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं हूं, ना जीएचक्यू में, ना गवर्नमेंट में। ठीक, मैंने तो सिर्फ वो बात की है कि आई ऑब्जर्व, रीड एंड ट्राई टू एनालाइज व्हाट्स हैपनिंग। लेकिन मेरी ये जो बात उनसे हुई है, इसमें एक बात हम बहुत दूर निकल गए हैं। जो बात जनरल साहब ने बताई, जनरल राहील ने, पहली बात यह है कि इस फोर्स का अभी तक ऑन ग्राउंड कोई वजूद नहीं है। ये 39 ममालिक की फौज कहीं पर तैयार होकर बैठी हुई नहीं है, ना इसकी कंपोजिशन अभी तक वाजे है, ना इसकी एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजी वाजे है, ना इनका कुछ ये इस वक्त तक एक कॉन्सेप्ट है। और इनका जो रोल जनरल राहील शरीफ से एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो एडवाइजरी है, और कमांड उसके बाद होगी जब ये फोर्स ऑन ग्राउंड मौजूद हो जाएगी, इसकी कंपोजिशन पता चल जाएगी। फिर 39 कंट्रीज की एक डिफेंस काउंसिल बनेगी जिसमें उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो रियाद में बैठ के ये एक फैसला करेंगे कि इस फोर्स से हमने क्या काम लेना है। जब आप ये बातें कह रहे हैं तो फिर इस बात को क्यों बातें पेश नजर क्यों नहीं रखी चेयरमैन सेनेट जैसे अहम ओहदे पर वाइस चेयरमैन ने? क्यों इस पब्लिकली जो है राहील साहब को उनके रिटायरमेंट तक का बता दिया कि आपको ये तक नहीं पता कि रिटायरमेंट के बारे में ये सोचना भी नहीं चाहिए, इसके बारे में गुफ्तगू भी नहीं करनी चाहिए, कवायद और ज़वाबित बताइए। यानी ये कोई, आप जनरल साहब, ये कोई मामूली बात तो नहीं है ना, ये कोई किसी हवालदार या कोई तहसीलदार के बारे में तो सवाल जवाब है ना। इस बात का जवाब तो हमारे पॉलिटिशियन सकते हैं ना कि वो क्या सोचते हैं, किस अब तो रिटायर्ड जनरल भी पॉलिटिशियन ही कहलाते हैं और होते हैं, किससे पूछना चाहते हैं। खैर रिटायरमेंट के बाद तो फौजी भी सियासतदान हो गए हैं। मुशर्रफ साहब को देखिए ना, आप खाली हम सियासतदान हो तो क्यों? नहीं, मैं तो उसकी हसासियत के हवाले से कह रहा हूं आपको जनरल अहमान साहब। नहीं, मैं बिल्कुल वही आपको बता रहा हूं कि अगर उन्होंने कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया नहीं है और वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस की और गवर्नमेंट का परमिशन का इंतजार कर रहे हैं, तो फिर इसमें नाराजगी या उजलत की या क्या साराइयों की तो मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश नहीं बनती। आई एम नॉट हिज रिप्रेजेंटेटिव। मैं अपना एक जाती तौर पे एक ख्याल जाहिर कर रहा हूं कि जिस फोर्स का अभी तक कोई जमीन पर वजूद ही नहीं है और उसकी कोई ऑपरेशनल स्ट्रेटजी कैसे बन सकती है जब उसकी कंपोजिशन ही क्लियर नहीं है। और दूसरा जो बात उन्होंने शेयर की कि अभी तक ये फोर्स एक्सपीरियंस शेयरिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोसेस से गुजरेगी और अपने अपने मुल्क के हदूद के अंदर रहकर दहशतगर्दी के खिलाफ फाइट करेगी। हमने मिलकर एक फोर्स तैयार करनी है जो टेररिज्म के खिलाफ अपनी हुदूद के अंदर रहते हुए जिम्मेदारियां निभा सके। ये जो आप बात कह रहे हैं ना तस्नीम दुरानी साहब के, हम जो टेररिज्म जो है इस बारे में खुद एक तकसीम है ना, इस वक्त आलम इस्लाम खुद तकसीम है। आप देख नहीं रहे लश्कर सिपा और हमारे तालिबान किस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ जो है मसलक की बुनियाद पर कर रहे हैं, इसलिए आलम इस्लाम भी मसलक की बुनियाद पर तस्लीम है।
आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि जो शाम इराक में जो जंग लड़ी जा रही है उसमें ईरान का क्या किरदार है और सऊदी अरब का क्या किरदार है और यमन में किस तरीके से हमें कहा जा रहा है कि किया जाए। तो एक तो ये इशू सामने आ रहा है और दूसरे मैंने कहा कि बहरहाल सेनेट के लेवल पर अगर ये सवाल किया जाए तो ये कितना आम है, यानी ये जो इस इशू के में बाकायदा जिसका आपने तस्करा भी किया, ईरान और उसके अलाय का रोल भी तो बड़ा अहम है ना। अगर हम उस तरफ चले जाते हैं, सोचते भी हैं, और ऐसा तो लगता है कि खाली खुली बातें नहीं हो रही, कोई हवा में बात तो नहीं हो रही है सब। मोहतरम तस्लीम नवानी साहब, देखिए बात यह है कि मैं समझता हूं कि सेनेट के चेयरमैन साहब का जो बयान है ना, वो मेरा ख्याल प्रीएम्प्टिव है और टाइम से पहले है, क्योंकि जब कोई नोटिफिकेशन नहीं हुई, जब कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कॉन्फर्मेशन की कि जो उनको अपॉइंट कर दिया गया है, तो ये सवाल पूछना कि किसकी इजाज़त से अपॉइंट किया गया है। अब जैसे जनरल अवान कह रहे हैं कि भाई वो अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, वो वजाहत यानी अभी तक निगोशिएशन चल रही हैं, पूछ रहे हैं कि भाई किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे, क्या उनकी जनरल राहील की क्या कंडीशंस होंगी, ये चीज़ें अभी चल रही हैं। तो उन्होंने देखिए ये जो है ना, ये अनफॉर्चुनेटली जो सिविल मिलिट्री का एक चलता रहता है ना, उसमें ये वही एक स्टेप है अपने आप को असर्ट करने का कि हम पूछ सकते हैं, हमारी बगैर इजाज़त से क्यों हो रहा है। तो ये किस्म का मैं समझता हूँ कि यानी ख्याल से और उस ख्वाहिश से एक लिहाज है। जैसे डॉन लीक्स का भी यही एक ख्वाहिश थी कि ये बताया जाए कि फ़ौज हमारे अंडर है और फ़ौज हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस वजह से चेयरमैन सेनेट का जो बयान है मैं समझता हूँ इस जुमरे में है कि भाई ये बताया जाए, यानी जिस किस्म का अंदाज और टोन जिस तरह से मामल किया गया वो अननेसेसरी था, क्योंकि या तो कोई नोटिफिकेशन हो गई होती या कोई मुबारकबाद हो रही होती, कोई फोटो छपी होती कि जी हो गया। अभी तो कोई किसी की तरफ से कोई नहीं आया, एक चीज़ जो है वो जाहिर है कि उस पर कोई बातचीत हो रही है, और ये बातचीत जब ये चीफ थे जब भी चल रही थी, कोई नई चीज़ नहीं है। और जैसे जनरल अवान ने वजाहत की कि वो तो जैसे उन्होंने बताया कि अभी चीज़ चल रही है, और उसमें मैं समझता हूँ कि जिस किस्म का उनका कॉन्डक्ट रहा है, जिस तरह सेल्फलेस उनका बिहेवियर रहा है 3 साल, जिस तरह उन्होंने सारे टेररिस्ट को अपने ज़ाती तौर पे ओन किया, आपका क्या ख्याल है कि इस किस्म की जो चीज़ें हैं पहले चीफ क्यों नहीं करते रहे? बिकॉज उनको ये ख्याल होता है कि हमने भी इस मुल्क में रहना है बाद में, और ये चीज़ें जो हैं इसकी रेपरकशंस जो हैं, दुश्मनियाँ जो हैं वो चलती हैं, मगर उन्होंने बहादुरी का किया कि भाई उन्होंने उनको टेक ऑन किया। तो ऐसा बंदा सिर्फ फाइनेंशियल गेन्स के लिए ये फैसला नहीं करेगा, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि और मैं समझता हूं कि जो इस वक्त सेंसिटिविटीज़ हैं पब्लिक की, वो भी उनके फैसले को शायद ज्यादा अहम बात और इसी तरह ईरान यानी ज्यादा अहम बात वही जो आप जो ईरान का जो आप जिक्र कर रहे हैं, जो अगर आप ये बात कह रहे हैं कि ये बातचीत चल रही है, और अगर ये बात इसीलिए चल रही है ना कि इसको किसी न किसी अपने अंजाम पर पहुंचना है, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये खाली चल नहीं रही है बल्कि कुछ फैसला हो चुका है। अगर मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन कोई अगर मोइन हैदर साहब ये कहूँ कि मैं तो ये मेरा जो हमारे कुछ जराए कहते हैं कि तकरीबन ये एक बात मत भूलिए जी, देखिए मेरी एक बात याद रखें, देखें हम देखें जनरल राहील शरीफ का कंडक्ट देखें कि जब यमन में फोर्स मांगी थी सऊदी अरेबिया ने, तो एज अ मिलिट्री एडवाइजर ही एडवाइज द गवर्नमेंट कि ये यमन में हम फोर्स नहीं भेजेंगे, ये भेजना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं होगा, और फिर फोर्स यमन में नहीं गई। इसी तरह जब एक दफा वो प्राइम मिनिस्टर के साथ एक रिकंसिलिएटरी मिशन में सऊदी अरेबिया भी गए और ईरान भी गए, और उन्होंने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए बड़े अहम इकदाम उठाए हैं। तो आज हम कैसे ये बैठ के कंक्लूड कर लें कि सेम जनरल राहील शरीफ आज सारा कुछ अंडू करने जा रहे हैं? तो लेट्स ट्रस्ट हिम कि ही इज अ पैट्रियट, तैयार है, लेकिन जनरल मोइन हैदर अगर ये 34वां या 29वां मुल्कों का इत्तेहाद बनता है और उसमें अगर ईरान नहीं होता है, तो परसेप्शन और तासुर यही जा रहा है ना, और यही जाएगा ना जनरल मोइन हैदर के ये। जी जनरल साहब, हैदर साहब जी मैं अर्ज करूं जी, जो मुस्लिम दुनिया है उसका आपस में कॉपरेशन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। OIC बहुत तमतराक से बनाई गई फैन फेयर के साथ, लेकिन उनकी क्या आउटपुट रही है या क्या उन्होंने इस्लामिक दुनिया में कोई जो है साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, किस चीज़ के अंदर कोई रोल अब तक अदा किया?
बगदाद पैक्ट जो था, जिसको बाद में फिर सेंटो का नाम दे दिया गया, उसमें बगदाद जो था वो ऑप्ट आउट कर गया, उससे खुद निकल गया था इराक, और तुर्की और पाकिस्तान, ईरान वगैरह थे उसमें। ठीक है, तो वो भी आपके सामने है। फिर आपको पता है यूनाइटेड अरब जो है रिपब्लिक बनी थी, जिसमें लीबिया और इजिप्ट ने कहा कि हम एक मुल्क बन गए हैं और हमारी फौजें और सब एक कमांड के नीचे होंगी, लेकिन वो भी बहुत जल्दी इत्तेहाद कायम ना रहा, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। तो यहाँ तो 39 मुल्कों की बात हो रही है, भांत भांत की बोलियाँ बोलते हैं, हर एक के अपना नेशनल इंटरेस्ट हैं। ये इतनी बड़ी फोर्स को, जितने बड़ा ग्रुप होता है उसको उसमें पैदा करना इत्तेफाक राय आसान काम नहीं है। तो ये मैं कह रहा हूँ मसला बहुत हिसास है, और इसलिए इसमें बहुत फूक के कदम रखने की ज़रूरत है कि इसमें हम क्या इसमें रोल अदा कर सकेगा पाकिस्तान या राहिल शरीफ साहब, और इसमें जाने से कोई फ़ायदा होगा कि ओवरऑल इससे कुछ हासिल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब तक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि किस तरीके से ये फोर्सेस और किस तरीके से क्या अचीव करेंगे। अब तक एम ही नहीं पता इनका हमें। तो जनरल ये तमाम बातें वाज़ेह ना हो जाएं, 39 मुल्क मेरे ख्याल में बात उस वक्त तक हुकूम जी जनरल अहमान, ये जो जनरल मुईद हैदर साहब भी कह रहे हैं और शायद मेरे ख्याल तस्लीम नवानी साहब भी कह रहे हैं, अभी तो वाज़ेह ही नहीं है, लेकिन एक हद तक ये खाली बात जो है वो जिसको ये कह सकते हैं कि बिल्कुल हवा में नहीं है, कुछ ना कुछ इस पर पेपर वर्क हुआ है जो इतनी गुफ्तगू हो रही है। और दूसरे जो पास्ट का भी आपको तजर्बा है कि मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद का किस तरह शिराजा बिक रहा है, उससे पहले खैर हम सीटो सेंटो भी देख चुके हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि इस 39 इत्तेहादी मुल्कों में अगर सिर्फ सऊदी किंगडम के हामी और हलीफों को ही रखा गया और ईरान और अगर उनके साथ 2-4 मुल्क वो जो उनका दूसरा नुकता रखते हैं बाहर रखा गया और जो कंसर्न है हमारे लिए, तो उसके बहुत खतरनाक मज़मरात नहीं निकलेंगे जनरल अहमान? देखें, उसमें बरेलवी साहब सोचने वाली बात यह होगी, मैं उनका एज आई सेड कि मुझे इस कंपोजिशन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसका आइडिया नहीं है, लेकिन अगर उन्हें बाय डिजाइन बाहर रखा जाता है, वो शामिल होना चाहें लेकिन सऊदी अरेबिया कहे हम आपको शामिल नहीं करते, तो फिर एक सूरत है। अगर उनको इनवाइट किया जाए और वो ऑप्ट आउट करें कि हम शामिल नहीं होना चाहते, तो दूसरी बात है। और तीसरी बात यह है कि इस चीज को वजूद में तो आ लेने दें, पता तो चले कि इसमें से निकलना क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वजूद में नहीं निकला तो ये इतना कंट्रोवर्सी पैदा हो गई जनरल अहमान साहब, अभी सामने नहीं आया नहीं होगी। और शायद थोड़ा बहुत अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस पर कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो बहुत अहम जरा ये कहते हैं कि इस पर ईरानियों ने अपने रिजर्वेशन का इजहार बहुत वादे तौर पर कर दिया है। इस पर मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा तीनों मेहमानों से एक ब्रेक के बाद। 24 न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिर बरेलवी आपसे खुश आमदीद कहता है। नुरानी, इससे पहले मैं आऊँ जरा क्विक सवाल मैं जरा जनरल अहमान और मुईज़ुद्दीन साहब दोनों पूछूँ कि ये 2 साल की जो पाबंदी होती है रिटायरमेंट की, ये मुल्क से पहले अहमान साहब आप ही बता दें, मुल्क के अंदर होती है या मुल्क से बाहर भी होती है? स्पेसिफिक जरा सा अगर ये बता दें जनरल अहमान, फिर जी बरेलवी साहब, ये पाबंदी मुल्क के अंदर भी होती है और मुल्क से बाहर भी होती है। और लेकिन ये जो अभी हम बहस कर रहे थे, मैं एक मुख्तसर कमेंट देता जाऊं कि जब पाकिस्तान आर्मी उनके रोल और मिशन को एनालाइज करेगी और उनको क्लियरेंस देगी और फिर हुकूमत वक्त उनको एनालाइज करके इजाजत देगी, तो लेट्स ट्रस्ट दिस टू इंस्टीट्यूशन कि वो किसी ऐसे इनिशिएटिव की उनको इजाजत नहीं देंगे जो पाकिस्तान के मफाद के अगेंस्ट हो। आई थिंक दैट शुड बी दी फाइनल लाइन कि पाकिस्तान आर्मी की प्रेजेंट लीडरशिप उस रोल को एनालाइज करके उनको क्लियरेंस देगी ना। यानी अगर ये हम वो तो कहते हैं ना, नियत का हाल तो अल्लाह जानता है। तो जनरल मुईज़ुद्दीन साहब, ये तो जनरल अहमान तो कहते हैं कि मुल्क के अंदर भी मुल्क से बाहर भी 2 साल तक कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। देखिए, मेरे ख्याल से इस किस्म की मिसालें मौजूद हैं। अच्छा, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि कुछ सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते फौजी अफसर रिटायर होने के 2 साल के से पहले, लेकिन ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास पावर्स हैं कि वो 18 महीने में या उससे पहले इजाज़त भी दे देते हैं। इस तरह मेरी नॉलेज में ये बातें हैं। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के जो कमांड चीफ या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, वो नॉर्मली जो हैं वो ऐसा जॉब नहीं लेते, क्योंकि वो एक ऐसी पोजीशन पर होते हैं जिन्होंने बहुत इज्जत कमाई होती है। ठीक है, लेकिन ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि
कमान चीफ थे मूसा खान, वो रिटायर हुए तो उनको फिर उन्होंने ईरान में एम्बेसडर भेज दिया था। एयरफोर्स के ऑफिसर, नेवी के ऑफिसर्स तो अक्सर जो हैं वो सऊदी अरब में, कनाडा में सफ़ीर चले जाते हैं। 2 साल की मुद्दत से बहुत पहले ही उनके जो है बाज़ दफ़ा चंद 2-3 महीने के बाद ही केस प्रोसेस गवर्नमेंट अप्रूव करके उनको बाहर भेज देती है। लेकिन ये मसला और हिसास नौयत का है और इसमें और बहुत सी इम्प्लिकेशंस हैं, सिर्फ ये 2 साल वाली बात नहीं है। और अगर हुकूमत चाहे वो इजाज़त तो दे सकती है और लोग बाहर मतलब के किसी असाइनमेंट के ऊपर कोई यूनाइटेड नेशंस मांगे, कोई एडवाइज़र मांगे, कोई ऐसी जगह हो जो नॉन कंट्रोवर्शियल टाइप की हो, तो उसमें कोई कबाहत नहीं होती और वह हुकूमत उसको दे सकती है। लेकिन मसला तो यहाँ और किस्म का है कि इससे हासिल क्या होगा, इससे कोई फ़ायदा होगा कि मुल्क को नुकसान हो जाएगा। तो ये असली बात है। मुल्क का जो है वो बात के पाकिस्तान की इमेज जो है वो क्या बनेगी। आप क्या समझते हैं, इससे मुल्क को फायदा होगा? हम कोई अगर ऐसा कोई इत्तेहाद बना लगेगा कि हम एक तरफ झुक गए हैं। आपके ख्याल में अगर सऊदी अरब की सरबराही में 39 होते हैं तो फायदा होगा? मेरे ख्याल में तो मैंने पहले भी कह दिया कि 39 मुल्कों को इकट्ठा करना, 39 मुल्कों को इकट्ठा करना और पॉलिसी एक यकसा उस पर लाना, ये बड़ा मुश्किल काम है। बहुत ही जो है, जो हमारा तजर्बा है, जो हमने तारीख देखी है, उसमें आसान काम नहीं होगा। और जिसमें कि अगर फाइटिंग इन्वॉल्व हो जाए कि जी हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत मसले हैं। ये ना हो कि हम एक दूसरे के खिलाफ मुताहरिब नजर आए कि वहाँ कोई फोर्स पहुँचे और दूसरा उसको अपोज करने के लिए पहुँच जाए, जिस तरह के इस वक्त सीरिया में हो रहा है और जिसके फिर रिपरकशन जो है तुर्की में जिस तरीके से जो है उसने हिस्सा लिया है, तो उसके आप देखें कि वहाँ पर धमाके शुरू हो गए। तो इसकी बहुत सी इम्प्लीकेशन, इन सब बातों को सोचना पड़ेगा इससे पहले कि इस सिलसिले में कोई फैसला किया जाए। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इस पर गहरा गौर व फिक्र के बाद इस पर कोई फैसला कदम उठाना चाहिए। तस्लीम साहब, एक तो मेरे ख्याल में जनरल ऐवान ने ये वजाहत कर दी कि 2 साल से पहले ना मुल्क के अंदर ना बाहर से देना चाहिए, लेकिन खाली राहिल शरीफ के बारे में क्यों? ठीक है, यकीनन खिदमात, लेकिन उसूल और जवाबित तो जवाब होते हैं ना अपनी जगह। दूसरी पहलू की तरफ भी आऊँगा, लेकिन आप इस बारे में क्या कहेंगे नुसैन साहब? देखिए, मेरी जो इंटरप्रिटेशन वो ये है कि सरकारी अफसरों को और फौजी अफसरों को 2 साल में इजाजत लेनी पड़ती है। अच्छा, 2 साल के बाद सिविल में इजाजत नहीं लेनी पड़ती कि आप कोई भी नौकरी कर सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ऐसे ही है कि अगर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो रिटायरमेंट के बाद कल किसी प्रेसिडेंट का, बैंक का प्रेसिडेंट लग जाए, तो उसका जाहिर है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकने के लिए कोई बंदा अपनी नौकरी से फायदा उठा के कोई और नौकरी का अपना बंदोबस्त ना कर रहा हो, 2 साल का उसको गैप दिया जाता है कि 2 साल में वो कूल ऑफ हो जाएगा। तो 2 साल में परमिशन लेनी पड़ती है। फौज में भी मेरा ख्याल है जनरल साहिबान जानते होंगे कि वो एक दिन रिटायर होते हैं, दूसरे दिन नौकरी ले लेते हैं, बल्कि LPR पे भी नौकरी ले लेते हैं। सो ये कहना कि 2 साल में नौकरी नहीं ले सकते, मेरा नहीं ख्याल दुरुस्त है। परमिशन लेनी जरूरी है कि अगर सरकार ये समझे या GHQ ये समझे कि इस असाइनमेंट में ये मुनासिब नहीं है, तो वो उसको रिफ्यूज कर सकती है कि आप यहाँ काम नहीं करेंगे। जिस हसास मौजू पर हम फौज में हो सकता है कि ज्यादा देर तक चलता हो। ऐसी ही बात है जैसे आप कह रहे हैं, और मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि वो नहीं ले सकते। यस, विद क्लियरेंस एंड परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें क्लियरेंस चाहिए होगी अपने अदारे से भी और हुकूमत वक्त से। इतना बेहतर यह है कि अपने मोहतरम मेहमानों का शुक्रिया करते हुए हुकूमत के लिए बहुत अब जरूरी हो गया है कि कल अगर सेनेट में ख्वाजा आसिफ साहब आएँ या हुकूमत का कोई और तर्जुमान, अगर सेनेट में या कौमी असम्बली में नहीं भी, फिर भी हुकूमती बयान इस वक्त वादे तौर पर आना ज़रूरी है, क्योंकि बड़े हसास इदारे का मामला है। और जैसे मैंने कहा, जनरल राहिल शरीफ की दहशतगर्दी के खिलाफ जो बहुत बड़ी खिदमात हैं और जो एक अहम इत्तेहाद अगर बनने जा रहा है, वाकई अगर हमारे कौमी इंटरेस्ट में है, तो उसमें हुकूमती पॉलिसी बहुत वाज़े होकर होना चाहिए। और ख़ास तौर पर ISPR भी अब आजकल अपने स्टेटमेंट लगाने में गुजारा देर नहीं लगती, इस हवाले से अपनी वजाहत कर सकती है। ब्रेक के बाद क्या मैं फिर एक बार जानना चाहूँगा कि इंसानी हुकूक के कारकुनों के हवाले से जो कानून नाफिज करने वाले इदारों पर सवालिया निशान उठ रहे हैं, वो नहीं उठना चाहिए। अभी तक क्यों उन लापता कारकुनों के हवाले कुछ नहीं कहा जा रहा? मिलेंगे एक ब्रेक के बाद इस मौजू पर बात करने के लिए। 24 न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुश आमदीद कहता है। मैं फिर कहूँगा
कि पनामा लीक्स का मसला करप्शन के हवाले से कितना ही अहम हो, और यकीनन अगर शरीफों ने यह करप्शन की और जिस पे आजकल सुप्रीम कोर्ट में और हमारे मीडिया पर शोर होगा है, तो उनको अंजाम पर पहुंचने चाहिए। इसे जहां रहल शरीफ के इशू ने भी सारे मुल्क में एक नई तनाज़ा खड़ा कर दिया है कि अगर सऊदी अरब के जैसे के सरबराही में या उससे मुंसलिक होकर हमारे जनरल वहाँ जाते हैं तो ईरान और दीगर ममालिक का क्या रद्दमल होगा। इस पर भी हुकूमत को पॉलिसी स्टेटमेंट देना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि खुद जनरल हरीश साहब का जो कैरियर है और जितने वो कमिटेड हैं, वो खुद नहीं चाहेंगे कि ये कंट्रोवर्सी चले। लेकिन एक बार फिर मैं उस अपने डोमेस्टिक, अपने मकामी इशू की तरफ आऊँगा कि जिसके सबब हमारे इदारों, एजेंसियों और ख़ास तौर पर हमारी जुडिशरी सवालिया निशान बन गई है। आज 10 दिन हो गए, मैंने पहले भी कहा था, ये लड़की तैयबा जिस पर एक सेशन जज की बीवी ने तशद्दुद किया, उसका पर्चा कटा, उसके एक पेटी भाई जज ने उसकी जमानत ले ली और अब एक उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। डीएनए लिया जा रहा है, उसकी माँ कौन है, बाप कौन है। सीधी और साफ बात है, ये एक केस नहीं, वैसे तो हजारों इस तरह हो रहे हैं कि तैयबा को पर तशद्दुद करने वाले सेशन जज की बीवी जिसका पर्चा कटा और जिसने कबल अज़ वक्त जमानत ली, उसकी सज़ा उसकी मिलनी चाहिए। इसी तरह मुझे हैरत है कि 48 घंटे से ज़्यादा 72 घंटे गुजर गए, प्रोफेसर सलमान हैदर और दीगर ह्यूमन राइट्स के 4 कारकुन पता नहीं चला ज़मीन खा गई या आसमान, क्योंकि कई केसों में बाद में वो लोग वापस आ गए हैं और ये भी मालूम हो चुका है कि किसी इदारे और एजेंसी ने उसे उठाया है। इस तरह की हरकतों से, इस तरह के यानी अगर इन्होंने, जैसे मैंने कहा कि ये कहते हैं कि अगर मुल्क के, कौम के खिलाफ या आवाम के या मुल्क आवाम के मफाद के खिलाफ कोई काम किया है तो अदालतें खुली हुई हैं, इन्हें सेशन कोर्टों में लाएं, हाई कोर्टों में लाएं, इनको सज़ा दें। लेकिन इस तरह गायब करना, इस तरह उनको उठा लेना, और जो तरीक़ाकार है वो इशारा करता है कि कौन लोग इस तरह लोगों को उठाकर ले जाते हैं। तो इससे पहले कि ये मामला मज़ीद अवाम में शदीद रद्दअमल और नफ़रत का बाइस बने, उन इदारों एजेंसियों को चाहिए कि उन्हें कोर्ट में सीधा साधा पेश कर दें और अगर वो मुजरिम नहीं तो उन्हें रिहा कर दें। ख़ास तौर पर प्रोफेसर सलमान हैदर के लिए आज मैंने देखा चरागा भी हुआ। मैं सेनेटर ताज हैदर हुकूमत के और सेनेटर अफराज साहब खट्टा को दीगर लोगों को भी देख रहा था। तो इस सिलसिले में वक्त आ गया है कि हुकूमत वाला दाखिला, मुझे हैरत है कि चौधरी इंसार साहब ज़रा सी बात पर घंटों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन अब तक उनकी खामोशी का इजहार है।